हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है स्टूडेंट संतोषी के यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज हम सभी देखने वाले हैं, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट लेवल की कर रहे हो या फिर आप ग्रेजुएट लेवल की कर रहे हो, और अगर आप सीयूटी 1 की कर रहे हो, तो फ्रेंड्स ये वीडियो फिर आप सभी के लिए, मैं आप सभी के लिए ये बुक लाई हूँ जिसमें मैं आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी को, और सेट वाइज मैं आपको क्वेश्चन एंड आंसर करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपके इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, वो सारा कुछ करवा दूंगी। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। बट इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इस बुक की जो क्वालिटी है वो बता देती हूँ। ठीक है, तो ये CBT 1 जिनको एग्ज़ाम देना है, ठीक है, उनके लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड साथ में बता दूं, अगर आप ग्रेजुएट लेवल के हो या अंडर ग्रेजुएट लेवल के हो तो भी आप इस बुक से प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बताऊं इसमें क्या क्या मटेरियल्स दिए गए हैं, तो वो आप देख लीजिए। यहाँ पे टेस्ट पैकेज दिया गया है फ्रेंड, 5 मॉक टेस्ट दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका सेक्शन टेस्ट भी दिया गया है जो टोटल 9 है। ठीक है, 3 माह का आपको करंट अफेयर्स का प्रॉपर PDF यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स भी मिल जाएंगे इस बुक के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे स्टडी करनी है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे तो करंट अफेयर्स दिए गए हैं, तो मैं करंट अफेयर्स भी करवाऊंगी। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपका यहाँ पे GS पेपर कवर करवाने वाली हूँ, क्योंकि आपको पता होगा आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में टोटल 40 मार्क्स का हमारा GS से क्वेश्चन आता है ना। GS और करंट अफेयर्स सभी उसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले मैं आपका वहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सारा कवर करवाऊंगी। उसके बाद मैं आपको करंट अफेयर्स की और भी लेकर के चलूंगी, एंड मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू हम मैथ को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपकी वो चीज़ें भी क्लियर करवाने वाली हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका GS पेपर का देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, हिस्ट्री पेपर से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मैंने आरआरबी एनटीपीसी का जो इस बुक में GS सामान्य जागरूकता पेपर से है ना, जनरल अवेयरनेस पेपर का जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन दिया गया है, मैं आपको सारा कवर करवाने वाली हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए, वैसे तो मैंने इसको स्टडी कर ली है, इसको मैंने पढ़ लिया, बट मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने दोस्तों के साथ, जो भी मेरे यूट्यूब पर बने हैं मेरे फ्रेंड्स, और अगर वो भी प्रिपरेशन करें तो उन्हें भी इस बुक का हेल्प ज़रूर मिलना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। ठीक है, और फ्रेंड यहाँ पे मैं आपका प्रॉपर जो हमारा एंशियंट हिस्ट्री है, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास है, ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं आपका कंप्लीट कवर करवा दूंगी। ठीक है फ्रेंड, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। ठीक है फ्रेंड, थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपका एंशियंट हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए, यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल का नाम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इसका उत्खननकर्ता कौन है, वर्ष किस वर्ष इसका उत्खनन हुआ था, किस नदी के किनारे ये बसा है शहर, और ये अवस्थिति कहाँ है, कहाँ पे स्थित है। ठीक है फ्रेंड, तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक ही वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे फर्स्ट स्थल है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने करी थी, 1921 में करी थी, और ये रावी नदी के किनारे बसा है। और माउंट गोबरी, जिसका नवीन नाम यानी कि नया नाम है साहिवाल, और ये पाकिस्तान में है। ठीक है फ्रेंड, मैं थोड़ा सा स्पीड पढ़ूंगी ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, और मैं आपका एंशियंट हिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, उसके बाद है हमारा मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने करी थी, 1922 में करी थी, सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है, और ये लरकाना पाकिस्तान में है। ठीक है, चौहूदड़ों की खोज अर्नेस्ट मैके ने करी थी, 1925 में करी थी, और ये सिंधु नदी के किनारे है और सिंध पाकिस्तान में है। ठीक है, कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष, बीबी लाल और BK थापर ने करी थी, 1951 और 1961 इसके 2 डेट माने जाते हैं। ठीक है, तो 1951 में आनंद घोष ने, और 1961 में BB लाल और BK थापर ने। ठीक है, ये घग्गर नदी के किनारे और हनुमानगढ़ राजस्थान में ये कालीबंगा हमारा स्थित है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे फ्रेंड कोटदीजी की खोज धुर्वे फजल अहमद ने करी थी, 1953 में करी थी, और ये सिंधु नदी के किनारे और खैरपुर पाकिस्तान में। ठीक है, रंगपुर की खोज SR राव ने 1953-54 में करी थी, और ये मादर नदी के किनारे, और ये काठियावाड़ गुजरात में है। ठीक है फ्रेंड, आई होप वीडियो आपको पसंद आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रॉबर्ट यज्ञदत्त शर्मा ने करी थी, और ये 1953-56 में इसका खोज हुआ था फ्रेंड, और ये सतलज नदी के किनारे रोपड़ पंजाब में ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट स्थल है फ्रेंड हमारा लोथल। ठीक है, लोथल, इसकी खोज SR राव ने करी थी 1954 से 63 में। ठीक है, और भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में। फ्रेंड, लोथल से एक और क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर कि हड़प्पा
कालीन सभ्यता में, ठीक है, बंदरगाह किस शहर में था, तो वो लोथल में ही था। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रॉपर 12th का हिस्ट्री का चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड। 12th अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रखा है, उसमें हड़प्पा का एक चैप्टर है ईंट मन के और अस्थियाँ, ठीक है, वहाँ से भी आप ये पॉइंट्स को कवर कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे करवा ही दे रही हूँ। नेक्स्ट है बनावली, जिसकी खोज रविंद्र सिंह बिस्ट ने करी थी 1974 से 77 में, और ये सरस्वती नदी के किनारे है, हिसार हरियाणा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा धोलावीरा जेपी जोशी ने करी थी 1967-68 में, और ये लूनी नदी के किनारे और कच्छ गुजरात में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हड़प्पा कालीन व्यापार व्यवस्था, यानी कि जो हड़प्पा में व्यापार व्यवस्था किस किस जगह पे होती थी, किस जगह से कौन सी वस्तु का आयात किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्थल का नाम और यहाँ पे हमारी आयातित वस्तुएं हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अफगानिस्तान ईरान जो कि मध्य एशिया में है, ठीक है, यहाँ से टीन आया जाता था। ठीक है फ्रेंड, लाया जाता था, यानी कि अफगानिस्तान और ईरान से टीन का आयात किया जाता था। ठीक है, हड़प्पा काल में। ठीक है, खेतड़ी जो कि राजस्थान में फ्रेंड, और बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में, और ओमान, ठीक है, यहाँ से फ्रेंड तांबा का आयात किया जाता था। ठीक है, अफगानिस्तान फारस और कर्नाटक से सोना का आयात होता था, और अफगानिस्तान फारस जो कि ईरान में है, यहाँ से चांदी का। ठीक है फ्रेंड, दक्षिण भारत ईरान राजस्थान अफगानिस्तान से सीसा का होता था फ्रेंड, और सौराष्ट्र से गोमेद और बदख्शां जो कि अफगानिस्तान में से लाजवर्त मनी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी फ्रेंड। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं वैदिक कालीन प्रमुख नदियाँ। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। ठीक है, वैदिक काल में जो नदियों का प्राचीन नाम था और अभी आधुनिक में क्या नाम है उस नदी का, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो कुंभा कहा जाता है फ्रेंड काबुल नदी को, क्रूमू इसका प्राचीन नाम था, क्रूमू का प्राचीन जो नदी है फ्रेंड क्रूमू, इसका अभी आधुनिक नाम है कुर्रम। वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम, परूसनी का आधुनिक नाम रावी, सुत्रुदी का सतलज, दृशद्वती का फ्रेंड गग्घर, ठीक है, सुवास्तु का स्वात, गोमती का गोमल, अस्कनी का चेनाब, विपासा का व्यास, और सदानीरा का गंडक। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फ्रेंड, आप नोट्स भी बनाते जाइएगा, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे फ्रेंड ऋग्वेद मंडल और उनके रचयिता। ठीक है, कि आपको पता होगा ऋग्वेद में बहुत सारे मंडल हैं। ठीक है, तो जो इसके मंडल है, ठीक है, तो इसके प्रमुख मंडल अभी हम लोग देखेंगे, और उसके रचयिता कौन है वो भी देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे देख लीजिए, जो द्वितीय मंडल है इसके जो रचयिता है फ्रेंड, ठीक है, वो है गृत्समद। ठीक है, चौथा मंडल वामदेव, छठा मंडल भारद्वाज, आठवां मंडल कन्नव व अंगीरा है, और तृतीय मंडल जो है फ्रेंड इसका विश्वामित्र, जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना भी करी थी। ठीक है, और पांचवा मंडल अत्रि, और सातवां मंडल वशिष्ठ है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं ऋग्वैदिक देवी देवता के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, जो ऋग्वैदिक थी, ऋग्वैदिक देवी और देवता को देख लेते हैं। तो इंद्र युद्ध के देवता थे, अग्नि देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ, सोम वनस्पति के देवता, आश्विन चिकित्सा के देवता, मित्र शपथ एवं प्रतिज्ञा के देवता, वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, अरण्यानी जंगल की देवी, पूषण पशुओं के देवता। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता थे ये पूषण। ठीक है, और इन्हें वनस्पति का देवता भी माना जाता था। सरस्वती नदी देवी, बाद में विद्या की देवी है। ठीक है, पर्जन्य वर्षा के देवता, मरुत आंधी तूफान के देवता। अब हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड, जो वेद है, आपको पता है टोटल 4 वेद है ना। अब उन वेद की हम लोग विषय वस्तु देखते हैं कि उसमें किस चीज़ की रचना करी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। ठीक है, तो ऋग्वेद में हमारा ईश्वर महिमा, स्रोत एवं प्रार्थनाओं का वर्णन है। ठीक है, सामवेद संगीत और संगीत में स्रोत का वर्णन है। यजुर्वेद बलिदान, विधि, स्रोत एवं कर्मकांड, और अथर्ववेद औषधि, तंत्र, मंत्र, वशीकरण। ठीक है फ्रेंड, चलिए, और सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं वेदांग। ठीक है, तो वेदांग की भी हम लोग देख लेते हैं। तो वेदांग टोटल 6 हैं। ठीक है फ्रेंड, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ठीक है, तो शिक्षा में स्वर ज्ञान या शुद्ध उच्चारण का वर्णन है। कल्प में धार्मिक रीति एवं पद्धति, यज्ञ संपदान का वर्णन है। निरुक्त में शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, और व्याकरण में भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करना। ठीक है,
छंद में माप सिद्धांत या छंदों का प्रयोग और ज्योतिष में खगोल विज्ञान का वर्णन है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं महावीर स्वामी का जीवन परिचय। ठीक है, तो आपको पता होगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महावीर स्वामी और जो हमारे गौतम बुद्ध थे, जो बौद्ध धर्म के सबसे बड़े मतलब बौद्ध धर्म को लाने वाले भारत में वही थे। ठीक है, ये महात्मा बुद्ध, जिनका नाम गौतम था। ठीक है फ्रेंड, तो ये दोनों एक साथ ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही इनका ये लोग भारत में अपने धर्म का मतलब प्रचार नहीं किए, बट एक तरह से जीवन को सही तरीके से जीने का लोगों को संदेश दिया था। ठीक है, तो महावीर स्वामी जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, तो आइए हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे फिर देखिए फ्रेंड, जो महावीर स्वामी है इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में और जन्म स्थान है इनका वैशाली के पास कुंड ग्राम में। ठीक है, बचपन का नाम वर्धमान और पिता सिद्धार्थ। ठीक है, यात्रिक क्षत्रिय कुल के थे। ठीक है फ्रेंड, माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। ठीक है, और पत्नी यशोदा। ठीक है, देखिए फ्रेंड, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जो महात्मा बुद्ध और महावीर की वाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो जो गौतम बुद्ध थी उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा। ठीक है, चलिए, इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी और आपको पता होगा महात्मा बुद्ध की पुत्री नहीं थी। चलिए नेक्स्ट है हमारा संन्यास धारण। तो इन्होंने संन्यास धारण 30 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग कर दिया था। ठीक है फ्रेंड, इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई थी और इनकी 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी जी अपना जो उनका जो निर्वाण था फ्रेंड, ठीक है, वो उन्होंने प्राप्त कर लिया था, मृत्यु को प्राप्त कर लिया था। ठीक है, स्थान पावापुरी नालंदा बिहार में इनका निर्वाण प्राप्त हुआ था इनको। ठीक है फ्रेंड, चलिए, जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक। ठीक है, तो देख लेते हैं। जो प्रथम उपदेश था इनका फ्रेंड, ठीक है, वो ऋषभ देव, ठीक है, सांड और वृषभ। ठीक है, द्वितीय जो तीर्थंकर थे, ठीक है फ्रेंड, तीर्थंकर के बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फिर हमारा सेकंड जो तीर्थंकर थे, ठीक है, आपको पता होगा जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। ठीक है, अंतिम तीर्थंकर हमारे महावीर स्वामी को माना जाता है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाता है, जिनका चिन्ह था फ्रेंड प्रतीक चिन्ह, ठीक है, वो सांड और वृषभ थे। ठीक है, द्वितीय तीर्थंकर अजीतनाथ, जिनका प्रतीक था हाथी, और 21वें हम यहाँ पे महत्वपूर्ण देख रहे हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 21वें थे नेमिनाथ, जिनका प्रतीक था नीलकमल, और 23वें थे पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक था सर्प, और 24वें थे महावीर, जिनका प्रतीक था सिंह। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग जैन संगीतियाँ देख लेते हैं। ठीक है, जैन संगीतियाँ, तो फ्रेंड जैन धर्म में हमारा ना टोटल 2 संगीति हुई थी। ठीक है, तो चलिए प्रथम संगीति जो हुई थी वो 300 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुआ था और इसके अध्यक्ष अस्तूलभद्र थे। और इसमें जो मुख्य जो काम हुआ था फ्रेंड वो 12 अंगों का संकलन हुआ था। ठीक है, द्वितीय था हमारा 512 ईस्वी में हुआ था और ये वल्लभी गुजरात में हुआ था। देवार्धी क्षमा श्रमण इसके अध्यक्ष थे और कुल 12 अंगों को लिपिबद्ध किया गया था। इसमें 12 अंगों का संकलन हुआ था और इसमें 12 अंगों का लिपिबद्ध किया गया था। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब फ्रेंड हम लोग देख रहे हैं महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। ठीक है, तो हमने महावीर स्वामी का जीवन परिचय देख लिया, अब हम लोग महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय देख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फटाफट से देखते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म स्थान लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में था। पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। ठीक है, माता महामाया देवी थी और बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है फ्रेंड, पालन पोषण इनका गौतमी प्रजापति मौसी जो थी, ठीक है फ्रेंड, इनका पालन पोषण गौतमी प्रजापति ने किया था, क्योंकि इनकी जो माता थी उनका डेथ हो चुका था बहुत ही कम उम्र में। जो गौतमी महाप्रजापति थी वो इनकी मासी थी। ठीक है, और यहाँ पे इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। लेकिन आपने वहाँ पे देखा होगा कि जो जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी जी थे, ठीक है, उनके बच्चे का नाम यानी उनके बेटे का नाम सिद्धार्थ था, बट यहाँ पे इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। ठीक है, इनका जो विवाह है फ्रेंड वो 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था। पत्नी यशोधरा थी और कौलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। ठीक है, पुत्र का नाम राहुल था और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था इन्होंने। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और आपको पता होगा महावीर स्वामी की जो
पुत्र तो नहीं था उनका, ठीक है, बेटी थी, है ना फ्रेंड, उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था प्रियदर्शना, ठीक है, इनका एक बेटा था जिनका नाम था राहुल, ठीक है। और सिद्धार्थ उनके पिता का नाम था, है ना, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जो बौद्ध धर्म में कौन कौन सी संगीतियाँ हुई थी फ्रेंड, वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म की संगीतियाँ। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसको अच्छे से, बौद्ध धर्म की संगीतियाँ। अब ज़्यादा नहीं बचा है फ्रेंड आपका यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री का। प्रमुख संप्रदाय और उनके संस्थापक, ठीक है। तो भौतिकवादी यहाँ पे संप्रदाय और संस्थापक देखेंगे, ठीक है। जो भौतिकवादी संप्रदाय है इसके संस्थापक थे पकोद कच्चायन, अकिर्यवादी का पूरन कश्यप, घोर आजीविक का मकलीपुत्र पुत्र गोशाल था, यदृच्छावाद का आचार्य अजीत थे, ठीक है। महाजनपद तथा उनकी राजधानी देख लेते हैं। अब देखिए आपको पता होगा टोटल 16 महाजनपद थे, है ना, हमारे मगध साम्राज्य में, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। तो मगध का जो राजधानी था वो राजगृह था, ठीक है, जिसके शासक बिंबिसार प्रथम थे, ठीक है। पाटलिपुत्र उद्दीन इसकी स्थापना करी थी, राजगृह स्थापना बिंबिसार ने किया था और वैशाली कालाशोक ने किया था, ठीक है। तो इसका देख लीजिए कितना राजधानी था फ्रेंड, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली, 3 थी, ठीक है। अवंती, उज्जैनी और महेशमती, वज्जी, वैशाली, कौशल, श्रावस्ती, अयोध्या, ठीक है, काशी, वाराणसी, अंग, चंपा, मल्ल, कुशीनारा, पावा, ठीक है, चेदी, सोथिवती, शक्तिमती, ठीक है, वत्स, कौशाम्बी, कुरु, हस्तिनापुर, मत्स्य, विराटनगर, पांचाल, अहिच्छन, काम्पिल्य, सुरसेन, मथुरा, गांधार, तक्षशिला और कंबोज, हाटक या राजपुर थी, ठीक है फ्रेंड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड, मौर्यकालीन अधिकारियों का यहाँ पे वर्णन है लास्ट में, ठीक है। तो आइए इसको देख लेते हैं। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था और संधिदाता जो था फ्रेंड वो राज्य के कोषाध्यक्ष थे। परदेष्टा फौजदारी जिसको कंटक शोधन भी कहते थे, ठीक है, कंटक शोधन जो न्यायालय का न्यायाधीश होता था। कर्मांतिक जो था देश के उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक और व्यवहारिक दीवानी धर्म स्थलीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट आगे के अधिकारी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड जो दंडपाल थे वो पुलिस अधिकारी थे, ठीक है। उसके बाद अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। दुर्गपाल देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक था। द्वारिक राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी और अंतर्वशिक जो था सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी और आटविक वन विभाग का प्रधान अधिकारी, ठीक है। अब चलिए प्रमुख अध्यक्ष देख लेते हैं हम लोग फ्रेंड। प्रमुख अध्यक्ष तो यहाँ पे देखिए जो पन्नाध्यक्ष था वो वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था और सुराध्यक्ष आबकारी विभाग का अध्यक्ष और सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। जो अक्राध्यक्ष था वो खान विभाग का अध्यक्ष था और कृपयाध्यक्ष था वनों का अध्यक्ष और लक्षणाध्यक्ष था मुद्रालय का अध्यक्ष और मुद्राक्षय जो था फ्रेंड वो पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष था और संस्थाध्यक्ष जो है वो व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष था और पोतवाध्यक्ष जो था माप तौल का अध्यक्ष होता था, ठीक है फ्रेंड। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है फ्रेंड मौर्य साम्राज्य के प्रांत, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के कौन कौन से प्रमुख प्रांत थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रांत और उसकी राजधानी। तो उत्तरापथ की जो राजधानी होती थी फ्रेंड वो तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैन थी और कलिंग की राजधानी तोसली थी और प्राची जिसको प्राची या पूर्वी प्रदेश कहते थे इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे फ्रेंड। मौर्योत्तर कालीन प्रमुख अभिलेख तो पंचतंत्र अभिलेख कुषाणों ने लिखा था फ्रेंड। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ने, ठीक है। नानाघाट अभिलेख नागनिका ने और नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री ने, ठीक है। और अयोध्या अभिलेख धनदेव और बैसनगर अभिलेख हेलियोडोरस ने, ठीक है फ्रेंड। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं विदेशी यात्रियों। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है फ्रेंड। प्रमुख विदेशी यात्री, ठीक है। डाइमेकस जो कि सीरिया से आए थे, ठीक है। ये 298 ईसा पूर्व में आए थे और ये बिंदुसार जो शासक थे इनके काल में आए थे, ठीक है। डायनेसिस मिस्र, ठीक है, 298 ईसा पूर्व और बिंदुसार के टाइम पे आए थे, दोनों सेम टाइम पे आए थे डायनेसिस, ठीक है।
चलिए, मेगास्थनीज यूनानी शासक से 305 ईसा पूर्व में आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है। फाहियान चीनी आते थे जो कि 399 ईस्वी में आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, ठीक है। हैंसांग चीन से आए थे और ये 630 ईस्वी में आए थे हर्षवर्धन के समय। और इत्सिंग चीन से आए थे 675 में आए थे, हर्षवर्धन के समय में शायद आए थे, बट यहाँ पे कुछ खास लिखित नहीं है इनका, ठीक है। लेकिन हर्षवर्धन के समय में ही आए थे जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं मार्को पोलो इटली, ठीक है। 1228 ईस्वी में ये आए थे और ये कायाल पांड्य के समय में आए थे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं फ्रेंड। यहाँ पे हम लोग, अब ज़्यादा टॉपिक नहीं बचा हुआ है फ्रेंड, तो यहाँ पे देख लीजिए महत्वपूर्ण संवत एवं उनके प्रवर्तक का वर्णन है। महत्वपूर्ण संवत एवं उनके प्रवर्तक, समय, संवत और प्रवर्तक। फ्रेंड यहाँ पे देखिए 57 ईसा पूर्व, तो यहाँ पे देख लीजिए 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत में जो इसके प्रवर्तक थे तो मालवा नरेश विक्रमादित्य थी, ठीक है। 78 ईसा पूर्व में शक संवत आया था फ्रेंड और इसके प्रवर्तक कनिष्क थे। 248 ईसा पूर्व में कलचूरी संवत आया था और इसके प्रवर्तक थे ईश्वर सेन। 319 ईस्वी में वल्लभी आए थे, वल्लभी संवत आया था और इसके जो प्रवर्तक वल्लभ थे, ठीक है। 319 से 20 ईस्वी में गुप्त संवत आया था फ्रेंड और इसके प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम थे, ठीक है। 606 ईस्वी में हर्ष विक्रम ने संवत आया था और इसके प्रवर्तक हर्षवर्धन थे। और 1076 ईस्वी में चालुक्य विक्रम संवत आया था और इसके जो प्रवर्तक विक्रमादित्य षष्ठ थे, ठीक है। 1119 ईस्वी में सेन संवत आया था और इसके प्रवर्तक लक्ष्मण सेन थे, ठीक है। तो आइए फिर हम लोग गुप्त काल के कुछ प्रमुख मंदिरों को देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड गुप्त काल के प्रमुख मंदिर, स्थान और मंदिर स्तूप दोनों है, ठीक है। जो भूमरा नागोद मध्य प्रदेश में फ्रेंड ये प्रमुख शिव मंदिर था। तिगवा जबलपुर में विष्णु मंदिर है और देवगढ़ झांसी में दशावतार मंदिर विष्णु मंदिर है, ठीक है। सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर जो ईटा का मंदिर है, ठीक है फ्रेंड, ईंटों का मंदिर है। और खो नागोद मध्य प्रदेश में शिव मंदिर है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पल्लव कालीन स्थापत्य शैली, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे फिर हम लोग देखते हैं शैली, विशेषता और उदाहरण। तो शैली का नाम था महेंद्र वर्मन शैली। इसकी विशेषता थी स्तंभ एवं मंडप का प्रयोग, सादगी, स्तंभ युक्त कक्ष, ठीक है। और इसका उदाहरण है फ्रेंड त्रिचनापल्ली पल्लवरम से प्राप्त मंदिर, ठीक है। सेकंड शैली थी हमारी मामल शैली या नरसिंह वर्मन शैली, ठीक है। इसकी विशेषता थी मंडप एवं रथ का प्रयोग और इसका उदाहरण है फ्रेंड सप्त पैगोड़ा वराह मंदिर महिष मंदिर, ठीक है। तो राजसिंह शैली था नेक्स्ट जिसका विशेषता है स्वतंत्र रूप से मंदिर निर्माण, शिखर एवं गोपुरम का निर्माण। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, कांचीपुरम का कैलाश मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है नंदीवर्धन शैली, जो छोटा छोटा आकार, कोई नवीनता नहीं थी इसमें, ये इसकी विशेषता थी। और इसके जो उदाहरण है फ्रेंड वो है हमारा मुक्तेश्वर मंदिर, मातंगेश्वर मंदिर और परशुरामेश्वर मंदिर, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं विदेशियों की प्रमुख रचनाएं, ठीक है। विदेशियों की प्रमुख रचनाएं हम लोग देख लेते हैं। तो इंडिका की जो रचना करी थी वो मेगास्थनीज ने करी थी, यूनान में करी थी, ठीक है फ्रेंड। और आपको पता होगा मेगास्थनीज जो आया था भारत में, ठीक है, 305 ईसा पूर्व में आया था और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था, ठीक है। ज्योग्राफिका के जो रचनाकार है वो टॉलमी है जो यूनान से हैं। नेचुरल हिस्टोरिका के प्लिनी यूनान से हैं ये भी, ठीक है। द पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी के जो रचनाकार है वो अज्ञात हैं, ठीक है फ्रेंड, यूनान मिस्र से हैं ये। ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज यानी कि फोक्यो की, इसके जो रचनाकार है फाहियान है जो चीन से है। नेक्स्ट हमारा ऐसे ऑन वेस्टर्न वर्ल्ड CU की, इसके जो रचनाकार है वो हेनसांग चीन से हैं, ठीक है फ्रेंड। ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड मलाया, तो इसके जो हैं रचनाकार वो इत्सिंग है जो चीन से हैं। तारीख ए हिंद, किताब उल हिंद, ठीक है, इसका दो नाम है, तारीख ए हिंद या किताब उल हिंद। इसके जो रचनाकार है फ्रेंड वो अलबुरूनी है जो कि अरब से हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए आप भारतीय दर्शन तथा उनके प्रवर्तक, ठीक है। भारतीय दर्शन और उनके प्रवर्तक पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए भारतीय दर्शन एवं उनके प्रवर्तक, तो प्रमुख दर्शन है योग जिसके प्रवर्तक है पतंजलि, और वैशेषिक कनाद प्रवर्तक, उत्तर मीमांसा के बदरायन
और सांख्य के कपिल और न्याय के गौतम और पूर्व मीमांसा के जैमिनी। ठीक है, आप प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख देख लेते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए, महास्थान अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य, गिरनार अभिलेख रुद्रदामन, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त और उदयगिरी अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय, भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त और एरन अभिलेख भानुगुप्त और ग्वालियर, यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ग्वालियर प्रशस्ति राजा भोज और हाथी गुफा अभिलेख खारवेल। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट अभिलेख हमारा है नासिक अभिलेख, जो कि गौतमी बालश्री से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय और मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये अंतिम पॉइंट है। ठीक है, प्राचीन काल के ग्रंथ तथा उनके रचनाकार। तो फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, कि इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो अष्टाध्यायी के जो रचनाकार है वो पाणिनि है, रामायण के वाल्मीकि, महाभारत के वेद व्यास, अर्थशास्त्र के कौटिल्य, पंचतंत्र के विष्णु शर्मा, महाभाष्य के पतंजलि, बुद्धचरित के अश्वघोष और सुकंद्रानंद के अश्वघोष और स्वप्नवासवदत्ता के भास। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड कामसूत्र, कामसूत्र के हैं वात्स्यायन और अभिज्ञान शकुंतलम के कालिदास, मेघदूत के कालिदास, रघुवंशम के कालिदास, नाट्य शास्त्र के भरत मुनि, देवी चंद्रगुप्तम के विकास दत्त और मृच कट्टिकम के शूद्रक, कथा सरित सागर के सोमदेव, मुद्राक्षस के विशाख दत्त और नेक्स्ट है हमारा दशक कुमार चरित्रम, इसके हैं दंडी, हरिश्चरित के वानभट्ट, कादम्बरी के वानभट्ट और मालती माधव के भवभूति और पृथ्वी राज विजय के जयानक, कर्पूर मंजरी के राजशेखर, नव शाहसा कचरीत के हैं पदम गुप्त और वृहत कथा मंजरी के हैं क्षेमेंद्र और नैषद चरितम के हैं श्रीहर्ष और विक्रमांक देव चरित्र के हैं विल्हन और कुमार पाल चरित के हैं हेमचंद्र, गीत गोविंद के हैं जयदेव और पृथ्वी राज राशो के हैं चंद्रवरदाई और राज तरंगिनी के हैं कलहन, शिशुपाल वध के हैं माघ और नागानंद के हैं हर्ष, प्रियदर्शिका के हैं हर्ष, रत्नावली के हर्ष, अमर कोश के अमर सिंह। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कंप्लीट हो गया फ्रेंड एंशिएंट हिस्ट्री जो इस बुक में दिया गया है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस और इतने पॉइंट्स है जो कि आपको एग्जाम के अंदर एंशिएंट हिस्ट्री में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे फ्रेंड मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत का भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है और उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, जो जैसे हमारा मिडाइवल इंडिया कंप्लीट होगा वैसे हम लोग फिर मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग फ्रेंड एक करके इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके बाद हम लोग साइंस देखेंगे, साइंस के कुछ पार्ट्स, उसके बाद हम लोग फ्रेंड्स कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स देखेंगे और करंट अफेयर्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग मैथ्स और रीजनिंग का इजी सॉल्यूशन देखेंगे। तो मिनिमम फ्रेंड मैं आपका 2 वीडियो और लाऊंगी जिसमें मैं आपका हिस्ट्री कंप्लीट करा दूंगी और इसलिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, और इस बुक को अच्छे तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करके जाते हो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो अपने एग्जाम के अंदर। ठीक है, और डेफिनेटली आपका एग्जाम भी क्लियर होगा। तो अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो या रेलवे किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, मेरे साथ बने रहिए। मैं आप सभी के साथ बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस को शेयर करूंगी। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी कोई डाउट वीडियो कैसी लगी कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा।